नमस्ते दोस्तों। हम अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां हम दुनिया के बेहतरीन साहित्य लिटरेचर से चुनी हुई कुछ छोटी कहानियां और उपन्यास को ऑडियो स्टोरी के रूप में आपके सामने पेश करेंगे। इस सफ़र की शुरुआत हम विभूति भूषण बंदोपाध्याय की एक छोटी कहानी मॉर्फोलॉजी से कर रहे हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय एक मशहूर बंगाली नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनका जन्म 12 सितंबर 1894 को बरकपुर में हुआ था। वो बांग्ला साहित्य के एक महारथी थे और उन्हें सबसे ज़्यादा उनके कल्ट क्लासिक उपन्यास पथेर पंचाली के लिए जाना जाता है, जिसे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत रे ने फिल्म में ढाल दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपराजितो, अरण्यक, आदर्श हिंदू होटल और चांदेर पहाड़ जैसे और भी कई मशहूर उपन्यास लिखे। उनके बनाए हुए फिक्शनल कैरेक्टर तरणनाथ तांत्रिक ने भी हाल ही में लोगों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल की है। तो सुनना शुरू कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे कॉलेज में बीएससी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। दूसरे कॉलेज की कुछ लड़कियां एग्जाम दे रही हैं। मैं उन लड़कियों का एग्जाम सुपरवाइज कर रहा हूं उस रूम में। एक लड़की को देखते ही मेरा मन छटकर उठा। मैं हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। इसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लगा जैसे बहुत दिन पहले इसे जानता था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ सोच रहा था कि इसे कहाँ देखा था अपनी पहली जवानी के दिनों में। अचानक मेरा ध्यान टूटा। क्या सोचेगी? मैं एक बुढ़ा प्रोफेसर हूं। वो दूसरे कॉलेज की लड़कियां हैं। वो मुझे नहीं जानती। क्या सोचेंगी? लड़की की हालत देखकर समझा कि वो मुश्किल में है। बॉटनी के 2 क्वेश्चंस हैं। एक हिस्टोलॉजी का है और दूसरा मॉर्फोलॉजी का। लड़की ने एक बेल का पतला सा हिस्सा काटा है, लेकिन किसी भी तरह उसे रंग नहीं पा रही है। उसने 3-4 बार ट्राई किया। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। मैंने देखा कि लड़की ने ये काम कभी दिल से नहीं किया। सिनेमा देखती फिरती थी, क्लासेस बंक करके आई है और अब खुद ही मुश्किल में फंस गई है। तो मैंने पास जाकर पूछा, क्या हो रहा है बच्ची? सेक्शन स्ट्रेन नहीं ले रहा है और बिखर भी रहा है। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। सेक्शन काटना सीखा नहीं क्या? इतना मोटा सेक्शन काटते हैं। उसके अलावा देख नहीं रही हो इस बेल में लाल चिपचिपी गोंद है। उसे अल्कोहल से धोकर नहीं निकालोगे तो कभी स्टेन लेगा। उसे अल्कोहल से वॉश कर लो। लड़की मेरी बात सुनकर अल्कोहल से धोने गई, लेकिन राजकुमारी सिर्फ सिनेमा देखकर ही टाइम बिताया है। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं की है। मैंने कहा, ओह क्या हो रहा है? तुम्हें अल्कोहल से धोना नहीं आता? ग्रेड में रखो, नहीं तो सेक्शन खुल जाएगा। पहले 20, फिर 50, फिर 70, फिर 90, उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखो। क्यों, लाइजॉल से धोना नहीं है क्या? पागल, लाइजॉल से अभी क्यों धोगे? पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखो। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ये काम कभी किया नहीं था। स्लाइड बनाना क्या होता है उसने हैंड्स ऑन ठीक से सीखा ही नहीं था। उसकी नाकामी देख के मुझे तरस आ गया। मैंने कहा, छोड़ दो बच्ची, तुम मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन ट्राई करो, मैं देखता हूं। मैंने लेबोरेटरी के हेड असिस्टेंट नरेन को बुलाया। नरेन मेरा ही स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल काम में एक्सपर्ट है। मैंने उससे कहा, नरेन ये सेक्शन माउंट करके ले आओ तो। नरेन मेरे चेहरे की तरफ देखकर सेक्शन हाथ में लेकर चला गया। शायद उसने सोचा होगा, इस बूढ़े प्रोफेसर में ये कमजोरी क्यों? एक खूबसूरत लड़की देखकर उसे एग्जाम में नाजायज मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद नरेन ने बड़े शानदार तरीके से निपुण हाथों से सेक्शन को स्लाइड पर बिठाकर मेरे हाथ में लाकर दिया। मैंने लेकर कहा, ये लो बच्ची। उसके सवाल का जवाब नाजायज तरीके से मिलने पर लड़की शुक्रिया अदा करते हुए एक खूबसूरत मुस्कान थी। इस हंसी को मैंने कहीं तो
देखा था बहुत पहले। ये हंसी मेरी धुंधली सी जिंदगी के दिनों की पहली सुबह का रंग था। क्या उस भूली हुई सुबह का शुभ पल मैं आज भी भूल गया हूं? जब मैं उस समय की बात कर रहा हूं तब मेरी उम्र 19 साल थी। मैं नई नई आईएससी पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था। जिस दिन मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ उसी दिन निर्मला से मुलाकात हुई। आंखों में पहली जवानी का रंगीन नशा बिल्कुल भी नहीं था, ये कहना गलत होगा। चाहे मैं कितना भी पढ़ाई करने वाला अच्छा लड़का क्यों ना था, उसी नशे के घमंड में शायद निर्मला को स्वर्ग की देवी लगा पहली नज़र में ही। छिपछिपी सुंदर लड़की, लंबी लंबी आंखें, जुड़ी हुई आईब्रोज, चमकता हुआ चेहरा था उसका। नीला रंग की साड़ी पहनी थी, फुल स्लीव्ड ब्लाउज था, हाथों में चूड़ियाँ थीं, आंखों और चेहरे पर एक चमकती हुई गर्व की छाप थी। लड़कियों जैसी शर्म उसमें बिल्कुल नहीं थी, उसके बदले थी एक उग्रता भरी तीखी नज़र। मुझे लगता था उसकी सतर्क और होशियार नज़र ये चैलेंज कर रही थी कि मेरे ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करना, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, खबरदार। इसी वजह से जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं उसकी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होने लगा। तब मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए वो आई थी। किसकी वजह से आज मैं इस 45 साल की उम्र में भी कुंवारा, बिना बच्चों के, बिना किसी मकसद का इंसान हूँ। किसकी वजह से पूरी ज़िंदगी चैन नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, अपना कहने के लिए कोई नहीं मिला। पैसा कमाना होता है तो कमा रहा हूँ, खाना होता है तो खा रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाना होता है तो पढ़ा रहा हूँ। ना ज़िंदगी का कोई मकसद है, ना कोई सहारा। सुना है बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, प्यार के नशे में पड़ जाते हैं कम उम्र में और वो नशा उतार भी लेते हैं। लेकिन क्या कोई मेरी तरह इतना बर्बाद हो जाता है? चलो छोड़ो वो सब बातें। कैसे क्या हुआ बताता हूँ। हमारी क्लास में काफ़ी लड़कियां थीं, कुछ बीएससी, कुछ आईएससी पास करके मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिल हुई थी। कुछ लड़कियों के नाम मुझे आज भी याद हैं। एक का नाम शकुंतला सेन था, सांवले रंग की, दोहरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा भी अच्छा था, बस उसकी कलाइयाँ काफ़ी मोटी लगती थीं। शकुंतला बहुत शांत लड़की थी, कहीं नहीं देखती थी, बस एक मन से प्रोफेसर का लेक्चर सुनकर नोट्स बनाती रहती थी। एक का नाम सुनीति थी, उसकी सरनेम मुझे याद नहीं। उसका रंग बहुत गोरा था, गोल चांद जैसा चेहरा, क्लास के लड़कों को छेड़ती हुई घूमती रहती थी। एक का नाम महामाया बंदोपाध्याय था, पुराने जमाने का नाम, पर बहुत मॉडर्न लड़की। खूबसूरत तो नहीं, पर उसका फिगर बहुत अच्छा था, बहुत शौकीन थी, चश्मा पहनती थी और बात बात पर हंसकर गिर जाती थी। महामाया के साथ एक और आती थी जो उसकी कजिन थी, चपला बंदोपाध्याय। वो देखने में महामाया से भी ज्यादा अच्छी थी, पर बहुत सीधी सादी, भली भाली थी। 7 थप्पड़ मारने पर भी उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी, ऐसी। एक और गरीब परिवार की लड़की थी, उसका नाम बेला चक्रवर्ती था। थोड़ी मोटी, गोरी, सूती की बनी साड़ी पहनकर आती थी, सफेद फुल स्लीव ब्लाउज। सबके साथ घुल मिलकर हंसकर बात करती थी, पर थोड़ी कम समझदार लगती थी। उन सब की उम्र 19-20 साल के बीच में थी। इस हिसाब से हम सब लगभग एक ही उम्र के थे, एक आध साल ज्यादा या कम। बस शकुंतला को छोड़कर उसकी उम्र हम सब से 3-4 साल ज्यादा थी। हम सब आपस में उसे शकुंतला दी कहते थे। क्लास के अंदर लड़के लड़कियों की तरफ झुकने लगे। जो जिसके साथ घुल मिल सकता था वो पूरी जान लगाने लगे। 2 महीने भी नहीं हुए थे, फर्स्ट ईयर MBBS क्लास। इतने में ही प्यार के लिए दुश्मनी, झगड़े और झूठ मूठ की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 3rd ईयर क्लास में उस समय एक मशहूर खूबसूरत फिरंगी लड़की मिस एवलिन पढ़ती थी। हमने कॉलेज में दाखिल होते ही सुना कि पूरा मेडिकल कॉलेज उसके पीछे पागल था। मैंने मिस एवलिन को कॉलेज के सालाना उत्सव में लड़कियों की गैलरी में देखा। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें देखा। बहुत चटकदार और खूबसूरत थी। उम्र 22 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ दूर से ही देखा। और भी कई बार देखा, लंबे कॉरिडोर में बगल से निकलते हुए। लेकिन फर्स्ट ईयर के लड़कों से बात करने या गप्पे मारने जैसी दोस्ती मिस एवलिन में नहीं थी। वो फर्स्ट या सेकंड ईयर के किसी लड़के को भाव नहीं देती थी। और कौन पूछता,
उसके तारीफ करने वालों में पास आउट हाउस सर्जन भी थे, सीनियर क्लास के अमीर स्टूडेंट भी थे और सुना है 1-2 प्रोफेसर्स भी थे। मैं शर्मीला और गंभीर किस्म का था। आईएससी में स्कॉलरशिप पाने वाला स्टूडेंट था, पढ़ाई के अलावा कुछ और समझता ही नहीं था और लड़कियों के पास से संकोच के साथ निकल जाना ही हमेशा से मेरी आदत थी। शर्म के मारे अनजान लड़कियों की तरफ आंखें उठाकर देखना भी मेरे लिए एक बहुत हिम्मत का काम था। ये आजकल की बात नहीं है, ये बात आज से 40 साल पहले की है। तब लड़कियां बैथून कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज में नहीं पढ़ती थीं और पढ़ती थीं तो मेडिकल कॉलेज में। इसलिए तब बहुत से स्टूडेंट्स के लिए वो एक अलग प्रजाति के जीव या देवी वेवी जैसी मानी जाती थी। मेडिकल कॉलेज में दाखिल होकर जब पहली बार को स्टूडेंट्स के रूप में लड़कियां मिलती हैं, उन्हें लेकर धक्का मुक्की मचाते हैं, तो इसमें हैरानी वाली क्या बात थी। इसी माहौल में मैं एक अच्छे लड़के की तरह फर्स्ट ईयर के 3-4 महीने गुजारे। इसी बीच निर्मला को लेकर क्लास में धीरे धीरे बहुत कुछ हो चुका था। अमीर स्टूडेंट शशाधर मुखर्जी निर्मला से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करते वक्त उस चैलेंज भरी तीखी नज़र के सामने छोटा हो गया था। कुछ और स्टूडेंट्स को भी ठीक से डांट मिली थी, जबकि वही लोग महामाया या सुनीति के साथ मोटर में घूमने जाते थे, कॉलेज रेस्टोरेंट में ले जाकर साथ में खाते थे, गेट के पास खड़े होकर साथ में ट्रैम तक जाते थे। मुझे क्या था, मैं क्लास में आकर निर्मला की तरफ देखता रहता था जब भी मौका मिलता था। डर लगता था, दिल जोर से धड़कता था, कहीं निर्मला बुरा ना मान जाए। एक दिन मैं उसकी तरफ देख रहा था और आंखें चार हो गई। वो भी एक अनोखी हैरानी वाली बात थी। मैं उसकी तरफ देखने गया तो देखा वो भी मेरी तरफ देख रही थी। मुझसे पहले से ही वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। क्यों निर्मला मेरी तरफ देख रही है? क्या वो मुझे पसंद करती है? वरना क्यों देखती वो मेरी तरफ? सब लोग मेरी शक्ल सूरत को अच्छा कहते थे। हमेशा से ये बात अपने पराये सबके मुंह से सुनता आया था। मुझे भी अपनी शक्ल सूरत कभी खराब नहीं लगी थी। अच्छा दिखने की वजह से शादी के 2-3 रिश्ते आना शुरू हो गए थे, बड़े घरों से। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। कलकत्ता में 3-4 मकान थे, किराए से मासिक आय भी बुरी नहीं थी। और फिर मैं भी स्कॉलरशिप पाने वाला लड़का था, पढ़ाई में मशहूर अच्छा लड़का। शादी के रिश्ते आने में क्या बुराई थी? एक दिन की बात मुझे आज भी याद है। सावन महीने का दिन था। फिजिक्स क्लास से निकलकर मैदान में उतरा था। मकसद कॉलेज रेस्टोरेंट में जाकर एक कप चाय पी लेना था। ऐसे में अचानक मेरे पीछे से किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, सुनिए। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। निर्मला निर्मला मुझे बुला रही है। मैं इधर उधर देखने लगा। नहीं, और कोई कहीं नहीं है, मुझे ही बुला रही है पक्का। मैंने हैरानी के सुर में कहा, मुझे बुला रही हो? निर्मला शायद मेरा अनाड़ी और आश्चर्य भाव देखकर हंसने वाली थी, मगर हंसी की रेखा उसके चेहरे पर उभरते ही तुरंत गायब हो गई। फिर बोली, हाँ, आपको ही बुला रही हूँ। ओह, बोलिए। आपने प्रोफेसर गगन के क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक्स लिखे हैं? हाँ, मैं पूरा लिखा हूँ। आप अपना नोटबुक काइंडली देंगे एक दिन के लिए? कल ही वापस कर दूंगी। जरूर जरूर, ये लीजिए, आप जितने दिन चाहें रख सकती हैं। नहीं नहीं, मैं कल ही वापस कर दूंगी, धन्यवाद। मैं जिस समय उसके हाथ में नोटबुक दे रहा था, ठीक उसी समय हमारे क्लास का आवारा छोकरा सोमेश्वर अचानक आ गया। कहाँ से क्या पता। पैरों की आहट से निर्मला नोटबुक लेते लेते जैसे चौंक कर पीछे देखी। अगले ही पल नोटबुक लेकर बिना कुछ और कहे तेजी से चली गई। सोमेश्वर मेरे पास आकर दांत निकालकर हंसता हुआ बोला, क्या बात है, गुड बॉय, चोरी छुपे इश्क। मुझे गुस्सा आया और शर्म भी आया। सोमेश्वर के साथ मेरी ऐसी कोई खास घनिष्ठता नहीं थी। उतनी ज्यादा सिगरेट पीता देखकर मैं उसके साथ घनिष्ठ से बात करने से नफरत करता था, और वो लोग भी अच्छे लड़के समझकर मुझसे नफरत करते थे। सभी कॉलेजेस में ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जो आवारा लड़के हैं वो अच्छे लड़कों से सही से बातचीत नहीं करते। उसके बाद मैंने बोला, क्या है? मतलब मैंने पकड़ लिया, निर्मला सरकार के साथ चोरी छुपे कब से चक्कर चल रहा है। हाँ बेटा, हाथों हाथ पकड़ लिया आज।
क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने तो मुझसे केमिस्ट्री के नोट्स मांगे थे। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन बोल दे रहा, ज्यादा उधर नजर मत देना। हर प्रसाद को जानते हो ना? हर प्रसाद डुएल लड़ेगा तुम्हारे साथ। वो बड़े लोग का बेटा है। निर्मला के लिए उसने अपनी जमींदारी तक लुटाने को कहा है। पैसा खर्च करने से वो पीछे नहीं हटेगा। बाप की जमींदारी मेरी भी है, जान लेना। बात खत्म करके मैं रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। उनके जैसे लड़कों के साथ खड़े होकर बहस करना मुझे नफरत थी। कॉलेज से निकलकर एक निर्जन जगह ढूंढते ढूंढते गड़ेर मार्ट चला गया। चीने बादाम चबाते चबाते कुछ देर आज की बात सोचता रहा। निर्मला सरकार किस तरह की लड़की है मैं जानता हूं। वो देवी है, मेरी आंखों में अति पवित्र। उसके नाम पर कोई कुछ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतनी लड़कियां तो हैं कॉलेज में, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, इसका जवाब नहीं है। वही निर्मला आज मुझसे बात कर रही है, खुद से नोट्स मांग कर ले गई। क्यों मेरे ही नोट्स मांगे? कॉलेज में तो कितने लड़के हैं, अच्छे लड़के समझकर ले गई होगी शायद। मधु प्रसाद या माधव प्रसाद नाम का एक जैन स्टूडेंट है जो मुझसे बेहतर है। वैसे ये मैंने उनसे सुना है, जो मुझे क्लास में नीचा दिखाकर खुश होते हैं। जो भी हो, वो है ना। आज कितना सुंदर दिन है मेरा। न जाने किसका मुंह देखकर उठा था। अगला दिन रविवार। नशे की तरह मेरा सारा दिन गुजर गया। मेरे मन में वही एक सोच थी, निर्मला ने मुझे बुलाकर बात की है, उससे अब और मुलाकात नहीं होगी। बहुत दूर विदेश चला जाऊंगा, बहुत दिनों बाद वापस आऊंगा। उसे दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। अचानक मुझे देखकर वो हैरान हो जाएगी। ये सब संकल्प वैसे संकल्प ही रह गए। सोमवार को क्लास में फिर उससे मुलाकात हुई। आसानी से उसने मेरा खाता वापस दे दिया और मैंने भी आसानी से ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे वो मुझसे नोट्स लेती रही और 2-3 दिन बाद वापस भी कर देती थी। मैं सोचता था एक दिन उससे अकेले में मिलने को कहूंगा, लेकिन जब नोट्स वापस लेने का समय आता था तो चेहरा सूख जाता था, दिल धक धक करने लगता था और कोई बात मुंह से निकलती नहीं था। एक भी शब्द बाहर नहीं आता था। मैंने देखा कि मैं उसके साथ सहजता से बात कर ही नहीं पाता था। मैं सहज रहने की कोशिश करता था, बाहर से पूरा सहज दिखने की भी कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत असहज और ऑकवर्ड हो जाता था। कौन बताएगा मेरी जबान क्यों सूख जाती थी। दिल की धक धक की आवाज जैसे उसे सुनाई देगी। ऐसा लगता था किसी चीज की एक लहर गले तक पहुंचकर आवाज को रोक देती थी। पूरा फर्स्ट ईयर इसी तरह गुजर गया। मेरा मन किसी और लड़की की तरफ नहीं था। उनमें से कई मुझसे बात करती थीं। मैं उनके साथ अत्यंत सहजता से घुलता मिलता था। 2-1 को कॉलेज के अंदर बाहर चाय भी पिलाता था। लेकिन निर्मला के मामले में सब गड़बड़ हो जाता था। लेकिन ये सब तो साधारण बातें हैं। असल बात यह है मेरी हर दिन की भयानक पीड़ा और मनोकष्ट। वो यातना दिन ब दिन बढ़ रही थी, अंदर ही अंदर सूखता जा रहा था। फिर भी किसी को बता नहीं पाता वो भयानक यातना। सुबह से शाम तक उस समय का प्रतीक्षा करता था जब उससे फिर से मेरी मुलाकात होगी। 8 बज गए, अभी भी 3 घंटे हैं। 11 बजे क्लास है, 10 बजे तो बस शुरू हो जाता था। किसी भी हाल में मन को शांत नहीं कर पाता था। हर दिन सोचता था आज कॉलेज जाकर उससे सारी बात खुलकर कहूंगा, या फिर उम्मीद करता था आज शायद वो मुझे कहेगी कि चलिए आप और मैं बाहर चलते हैं। कुछ भी नहीं होता था किसी दिन। क्या ही यातना भरे दिन थे मेरे। अभी भी याद करके मेरा दिल कांप उठता है। भगवान से कहता हूं ऐसी हालत दुश्मन की भी ना हो। पूरे 1.5 साल तक वो यातना सहन की मैंने। सेकंड ईयर में आकर मैंने डिसाइड किया कि मेडिकल कॉलेज छोड़ दूंगा। ऐसी यातना अब और ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे लिए असहनीय हो रही थी, सच में असहनीय हो रही थी। घर पर बोलकर सबको राजी कर लिया। कहा कि डॉक्टरी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मेडिकल कॉलेज छोड़ दूंगा, बीएससी पढ़ूंगा। इसी समय एक घटना घटी। एक
मेरी एक नोटबुक 4-5 दिन से निर्मला के पास थी। अचानक सोचा उसकी हॉस्टल जाकर वो खाता ले आऊंगा। बहुत दुस्साहसिक संकल्प था। मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड के अंदर ही लड़कियों का हॉस्टल है। दोपहर के 4:30 बजे थे। कुछ देर पहले एनाटॉमी की क्लास खत्म हुई थी। दीवान बहादुर हीरालाल बाबू की मशहूर क्लास थी। एक शब्द भी करने की हिम्मत नहीं थी किसी स्टूडेंट की। फिरंगी स्टूडेंट्स तक चुप रहते थे। गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर जाते ही दरबान बोला, किसे ढूंढ रहे हैं बाबूजी? मैंने कहा, मिस निर्मला सरकार, 2nd ईयर। नाम लिख दीजिए बाबू इस स्लिप में, मेट्रन के पास ले जाना होगा। दरबान स्लिप लेकर मैट्रन के पास चला गया। मेरे दिल के अंदर तब तक एक बहुत बड़ा हलचल शुरू हो चुका था। मुंह सूखने लगा था। मैंने अपने मन को समझाया, क्यों? मैं तो छोड़ ही रहा हूं कॉलेज। निर्मला के लिए नहीं आया हूं। मैं तो अपनी नोटबुक लेने आया हूं। निर्मला से मेरा क्या रिश्ता? अरे मेरी नोटबुक मैं मांगूंगा नहीं, इसमें और क्या हो गया? निर्मला बुरा माने तो माने। थोड़ी देर बाद देखा दरबान वापस आ रहा है। मेरे दिल के अंदर जैसे एक गड्ढा हो गया और वो थोड़ा नीचे बैठ गया। अचानक एक वैक्यूम सा बन गया। दरबान क्या कहेगा? निर्मला नाराज होकर शायद कहलाएगी, यहां क्यों आए? कल क्लास में मिलना। वो मुझसे बहुत नाराज हो गई होगी। क्या मेरी नोटबुक की मुझे जरूरत नहीं हो सकती? इमरजेंसी जरूरत नहीं हो सकती? तुम क्यों आए थे मेरी नोटबुक लेने? ठीक तो है? दरवाना के बोला, आइए बाबूजी, विजिटर्स रूम में बैठिए। विजिटर्स रूम में बैठने को बोला है, तो फिर निर्मला नाराज नहीं हुई है? नहीं, वो क्यों नाराज होगी? नाराज होने जैसा क्या है इसमें? क्या हुआ? आप यहाँ अचानक? मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। निर्मला भी मेरी आंखों की तरफ देख रही थी। मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, पर आज भी मेरी यही धारणा है कि उस दिन उन आंखों में प्रतीक्षा की दृष्टि देखी थी। बहुत कम पलों के लिए मुझे वही लगा था। उसके बाद उसकी तरफ देखकर मैंने कहा, नोटबुक लेने आया हूं। कल एक बार सोचा था आऊंगा। निर्मला फिर जैसे प्रतीक्षा और आग्रह की दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगी। देवी जैसा रूप, क्या उज्जवल मुख, आंखें, क्या लहराते काले बादल जैसे घने बाल। अद्भुत रूप में खिल उठी थी वो। मैंने देखकर नजर नीचे कर ली। क्यों नजर नीचे की? आज मुझे लगता है मैंने गलती की थी। लड़कियों का रूप पुरुष के पूजा के लिए नहीं होता, उसे आकर्षित करने के लिए होता है। निर्मला उम्मीद करके आई थी उस दिन। उसकी उम्मीद मैंने तोड़ दी थी उस दिन अपनी कायरता के कारण। फिर वो बोली, अच्छा, तो फिर आए क्यों नहीं? आखिर तक आ नहीं पाया क्योंकि कुछ काम था। फिर उसने एक आश्चर्यजनक बात कही। वो बात वो मुझसे कहेगी ऐसी मैंने आशा नहीं किया था। फिर भी बताता हूं। इस बात की गहराई तब उतना समझा नहीं था जितनी बात मैं समझा। वो बोली, काम हो तो क्या मेरे पास आया नहीं जा सकता? मैं बस बेवकूफों की तरह हंसता रहा। फिर निर्मला बोली, बोलिए ना। नहीं, बस ऐसे ही देर हो गई। मेरा इस बात का कोई खास मतलब नहीं था, बस बेसिर पैर की बातें थीं। किस चीज के लिए देर हो गई? नहीं, देर नहीं हुई है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप बहुत अजीब इंसान हो। क्यों भला? क्यों? आपको क्या समझाऊं? खुद समझ नहीं सकते? बैठिए, मैं खाता लेकर आती हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैं किस तरह का अजीब इंसान हूं। निर्मला की इस बात का क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद वो वापस आई। आकर उसने एक अजीब काम किया। खाता मेरे हाथ में देकर अचानक थोड़ा झुककर जैसे मेरी तरफ आगे बढ़ी, मेरे चेहरे पर नजर डालकर चेहरा हटा लिया और चेहरा हटाते ही वो पीछे हट गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरा सर घूम गया।
क्लास के अंदर गहरी और शांत रहने वाली लड़की निर्मला, ये उसकी कैसी लीला थी। मैं खाता हाथ में लेकर उठा और कहा, तो अब मैं चलता हूं। निर्मला के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वो बोली, बैठी ना। जाता हूं, देर हो गई है, घर पर काम है। तो आप जा रहे हैं? कल डाइसेक्शन रूम में मिलेंगे ना? अम्ब। निर्मला दरवाजे तक छोड़ने आई। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर आया। बाहर आकर घर जाने के रास्ते में कितनी बार सोचा कि निर्मला के इस अजीब व्यवहार का क्या मतलब है। वो तो बहुत गंभीर लड़की है, किसी और के साथ तो ठीक से बात भी नहीं करती। क्या वो मुझे अलग नजर से देखती है? पता नहीं। घर पर तब मेरी शादी के लिए बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती चल रही थी। शादी करना मेरे लिए नामुमकिन था। निर्मला मेरी आंखों और मन में चमकती रहती थी। क्या किसी और लड़की को उसकी जगह पर बिठाना होगा? निर्मला बहुत बड़े घर की लड़की है, एक सभ्य और उच्च शिक्षित परिवार से है। मैंने जानकारी लेकर देखा है। उसे पाने की कोशिश करना यानी बौना होकर चांद को छूना। मेरे जैसे एक नौजवान लड़के को क्या वो लोग अपनी बेटी देंगे? उसके मां बाप? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज में तिल तिल कर ज्वालन सह नहीं पाऊंगा मैं। बीएससी पढ़ा, फर्स्ट क्लास ऑनर्स मिली। एमएससी में सेकंड क्लास मिली, पर उस साल मेरे विषय में फर्स्ट क्लास में कोई नहीं था। कोलकाता में एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी आसानी से मिल गई। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बनना मुश्किल नहीं होता, पर मैं बिन झंझट की जिंदगी जीना चाहता हूं। भगवान की कृपा से पैसे की कमी नहीं है मुझे। किसके लिए इतनी मेहनत करूंगा? न शादी, न बच्चे, बस ठीक ही हूं। निर्मला को भुला नहीं पाया, उसी के लिए शादी नहीं कर पाया। ये कैसा खिंचाव है, कैसा मोह है, कैसे बताऊंगा? मन से कुछ भी हो जाए हटा नहीं पाया। निर्मला की शादी एक फॉरेन रिटर्न डॉक्टर से हुई थी। वो खुद भी एक लेडी डॉक्टर थी। एक बार उससे मेरी मुलाकात कैसे हुई वो बताता हूं। लेडी डफरिन हॉस्पिटल में निर्मला तब काम करती थी, ये मैं जानता था। रोज कॉलेज से निकलकर लेडी डफरिन हॉस्पिटल के पास आकर चेहरा ऊपर करके खड़ा हो जाता था, पूरी तरह बिना किसी वजह के। मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्यों खड़ा होता था। कॉलेज की छुट्टी के बाद मेरे दोनों पैरों की गति लेडी डफरिन हॉस्पिटल की तरफ हो जाती थी, अपने आप ही। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, तब तक निर्मला की शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसी आदत के अनुसार मैं वहां खड़ा था, हॉस्पिटल के ठीक नीचे। अचानक बारिश आ गई। वो अश्विन का महीना था। मेरे पास छाता नहीं था। छाता लेकर चलना मेरी आदत नहीं थी। मैं खड़ा भीग रहा था। वहां से हटने का मन नहीं कर रहा था। भीगता जा रहा था। फिर भी किस उम्मीद में चातक पक्षी की तरह आकुल आग्रह लेकर चेहरा ऊपर करके खड़ा भीग रहा था। शायद साधना की कठोरता से सिद्धि मिलती है सर्व सिद्धिदाता भगवान से। मेरा फल आया पूरी तरह से अनुमान के अनुसार। मैं अभी भी इससे सोचकर हैरान हो जाता हूं। अचानक हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल की सड़क वाली खिड़की खुल गई। एक लड़की ने झांक कर मुझे सड़क पर खड़े हुए देखा। मैं समझ गया वो निर्मला थी, लेकिन निर्मला ने एक बार देखकर ही हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और खिड़की से तुरंत हट गई। मैं तो हैरान हो गया। मेरा खून तब तेज रफ्तार से दिल की तरफ धकेल रहा था। सोचा जल्दी से आगे बढ़ा। हॉस्पिटल के गेट पर निर्मला खड़ी थी, हाथ में एक छाता था। मैं आगे गया। कितने समय बाद मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई? हाँ, ये वही बहुत दिनों बाद। और क्या कर रहे हैं आजकल? मैं कॉलेज में प्रोफेसरी करता हूँ। छुट्टी के बाद इस रास्ते से आ रहा था तो
हॉस्पिटल के पास बारिश आ गई तो। एमएससी में तो ब्रिलियंट रिजल्ट किया था, फॉरेन क्यों नहीं गए? आपको तो स्टेट स्कॉलरशिप भी मिलती। नहीं, क्या होगा जाकर। मैंने तुरंत सुधार करके कहा, पापा की तबीयत खराब थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ की रेजिडेंट हाउस सर्जन हूँ, बस पिछले साल ही पास करके निकली हूँ। मैंने निर्मला की तरफ अच्छे से देखा। उसके मन में बचपना का थोड़ा भी एहसास नहीं था। उसमें एक सुंदर पूर्ण यौवन और गंभीर रूप आ गई थी। थोड़ी सी मोटी हो गई थी, पर यह सिर्फ मुझे ही लगा, कोई और उसे देखकर मोटी नहीं कहेगा। पूर्णिमा के चांद की पूर्णता थी उसमें। निर्मला भी मेरी तरफ देख रही थी। क्या निर्मला को समझ में आ गया था कि मैं रोज उसके हॉस्पिटल के पास खड़ा रहता था? क्या उसने मुझे और किसी दिन भी देखा था? मैंने पूछा, आप कैसे हैं? हाँ, बस ठीक ही हूँ। आपने मेडिकल कॉलेज क्यों छोड़ा? क्लास में सबसे अच्छा लड़का थे आप तो। मैंने उसकी बात को उदासी भरी हंसी के साथ कहा, वो कुछ नहीं, और भी बहुत अच्छे लड़के थे। आप भी तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे मुर्दा काटना पसंद नहीं आया। उसने अचानक एक सवाल पूछ लिया। इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। उसने सवाल पूछकर बहुत दर्द दिया। शादी कर लिया आपने? नहीं। अच्छा, नमस्ते। रुकिए रुकिए, छाता लेकर जाइए। आपको भिगता देखकर छाता लेकर आई हूँ। किसी से भिजवा दीजिएगा तो चलेगा। छाता लेकर चला आया। मैं खुद नहीं गया, एक स्टूडेंट को देकर ही वापस भिजवा दिया था। उसके अगले साल या उसी साल निर्मला की शादी की खबर मिली। इसके बाद निर्मला से मेरी मुलाकात एक और बार हुई थी। आमर स्ट्रीट से मैं पैदल चल रहा था। अचानक एक मोटर मेरे पास आकर रुक गई। नमस्ते। देखा तो निर्मला थी, काफी मोटी हो गई थी। मुझे शर्म आई अचानक इस तरह उससे मिलने पर, क्योंकि मैं भी मोटा होने की रेस में कम आगे नहीं बढ़ा था। हम दोनों के कंपटीशन में शायद मैं ही जीत जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? आइए, गाड़ी में बैठिए। वो गाड़ी में अकेले ही थी। नहीं, अब गाड़ी में नहीं बैठूंगा, धन्यवाद। अभी तो सुकिया स्ट्रीट जाना है। गाड़ी में बैठिए ना, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगी। सुकिया स्ट्रीट में कहाँ जाना है बताइए? नहीं, रहने दीजिए, धन्यवाद। अभी तो बगल की गली है, मोड़ पर ही है, बस थोड़ा सा है। नमस्ते। निर्मला मेरी तरफ एक अजीब तरह से दया और सहानुभूति की नज़र से देख रही थी, और ये मुझसे सहा नहीं गया। उसकी नज़र मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। खुद मोटा हो गया था, इसलिए उसके सामने खड़े होने में भी शर्म आई। इसके बाद उससे फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। यह आज बहुत सालों पहले की बात है, 17-18 साल पहले की बात। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मैं निर्मला को भी उतना ही भूल रहा हूं, और अब निर्मला की तस्वीर भी धुंधली होती जा रही है। तुम्हारा नाम तो नीलिमा बोसु है। तुम्हारा घर कहाँ है? लोअर सर्कुलर रोड। आप डॉक्टर बिभास बोसु को जानते हो? डॉक्टर बी बोसु, आई स्पेशलिस्ट? हाँ बिल्कुल, वो मेरे पापा हैं। मेरा सर घूम गया। डॉक्टर बिभास बोसु तो निर्मला के पति हैं। आप आइए ना किसी दिन हमारे घर पर, पापा बहुत खुश होंगे।